दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी। टोटल जो एनर्जी होती है, जैसे बिजली हुआ या कोई और भी एनर्जी के तरीके यूज करने के हैं, उसमें से कई तरीके होते हैं। एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, एक कन्वेंशनल जो तरीके से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनसे कन्वेंशनल तरीके से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस, जैसे सोलार हुआ, विंड एनर्जी हुई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही इंडिया में अगर देखा जाए तो अगर ग्रीन एनर्जी की बात की जाती है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात की जाती है तो इन्हीं सोलर और विंड का ही नाम लिया जाता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि इस सेक्टर का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो सेक्टर है उसका फ्यूचर क्या है, और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। मतलब ये सेक्टर अगर किस रेट से ग्रो करेगा तो इसके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनका रेट क्या रहेगा ग्रो करने का। तो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इंडिया के टारगेट्स क्या हैं 2030 तक, 2047 तक और 2070 तक। उसके बिहाफ पे देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है, कौन से दिग्गज स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में लीड कर रहे हैं, और उन स्टॉक्स की ग्रोथ क्या रहने वाली है आने वाले 30 से 40 साल। पहले तो 5 साल का देखेंगे कि 2030 तक के क्या टारगेट्स है, उसके बिहाफ पे देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जो यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरे ग्लोबल लेवल पर एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है कि कितना किसको ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ताकि नेट जीरो का जो टारगेट है हम लोगों का, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूएनएफसीसी टारगेट देती है हर कंट्री को। उसके बिहाफ पे इंडिया को क्या टारगेट्स मिले ये डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के जो टारगेट्स हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है यूएनएफसीसी के हर साल। तो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इंडिया ने एक डील साइन की थी, या बोलिए कि एक प्रॉमिस किया था यूएनएफसीसी में कि, वैसे इसको जो प्रॉमिसेस थे उसको पंचामृत बोला जाता है, क्योंकि इसमें 5 प्रॉमिसेस किए गए थे टोटल। बट हमारे जो इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 2030 वाला टारगेट, और उसके बाद 2070 वाला टारगेट। 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 50% जो एनर्जी पूरा इंडिया का जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उसका 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रहा होगा, और 2070 तक तो नेट जीरो हो जाएगा। मतलब जितना पूरा एनर्जी का प्रोडक्शन जो है, लगभग आप 95% के आसपास एनर्जी का प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से हो रहा होगा या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रहा होगा। तो यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और भी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का कैपेसिटी 2030 तक प्रोड्यूस की जाएगी। उसके बाद रिड्यूस द कार्बन एमिशन, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो दो की पॉइंट्स हैं वो यही हैं। इसके आगे देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन इंडिया में क्या है, कि अभी करंट में कितनी एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की है और कितना डिमांड है, और आने वाले टाइम में ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कितना रेट से ग्रो करना चाहिए, ताकि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज का जो बढ़ना हो रहा है, और जो इंडिविजुअल लोग हैं यहाँ पे उनके जो एनर्जी डिमांड्स है उनको फुलफ़िल कर पाए। तो अभी करंट की अगर बात की जाए 2025 मार्च तक, तो इंडिया में टोटल एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहा है 475 गीगावाट का। इसमें 22% सोलार से और 11% विंड एनर्जी से, मतलब टोटल 33% सोलार प्लस विंड से हो रहा है, जबकि 52% के आसपास फॉसिल वेस्ट जो फ्यूल्स हैं उनसे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। बट जो टारगेट है इंडिया के कि 2030 तक इनका जो टारगेट रहने वाला है 777 गीगावाट का प्रोडक्शन इंडिया को करना पड़ेगा, जो अपने इंडस्ट्रीज हैं और जो लोग हैं यहाँ के उनके एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके। तो 475 गीगावाट से 777 गीगावाट 5 साल में इनको एक्सपेंशन करना है। उसके लिए किस CAGR से
एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने कैलकुलेट किया तो आया लगभग 9%। मतलब कि हर साल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होगा एनर्जी प्रोडक्शन का वो लगभग 9% के आसपास होगा। हर साल 9% इंक्रीज होता जाएगा एनर्जी में, एनर्जी के प्रोडक्शन में। तो ये टारगेट अचीव हो जाएगा 777 गीगावाट का। अच्छा, जब 2030 में जब 777 गीगावाट प्रोडक्शन हो रहा होगा एनर्जी का, तो उसमें विंड का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 100 गीगावाट का, मतलब टोटल एनर्जी का लगभग 13% के आसपास। उसमें सोलार का कितना प्रोडक्शन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा? लगभग 300 गीगावाट का, मतलब टोटल एनर्जी का लगभग 40% के आसपास। तो अभी जो 33% कंट्रीब्यूट कर रहा है सोलार प्लस विंड, वो 2030 तक टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? 42% के आसपास, मतलब 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज हो जाएगा केवल 5 साल में। इसके बाद अगर 2047 तक देखा जाए, मतलब आज़ादी के 100 साल बाद तक, वहाँ पे जो टोटल एनर्जी की नीड होगी वो 2100 गीगावाट की हो रही होगी, अगर 9% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के रेट से देखा जाए। तो उसमें सोलार का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1200 गीगावाट हो जाएगा, जो कि पूरे एनर्जी का लगभग 60% के आसपास हो जाएगा। और विंड का जो कंट्रीब्यूशन होगा लगभग 400 गीगावाट्स, जो कि टोटल एनर्जी का लगभग 20% के आसपास होगा। मतलब टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होगी 2047 तक, उसमें दोनों विंड और सोलार का अगर मिला लिया जाए तो कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन हो गया? लगभग 80%। तो अभी जो 33% कंट्रीब्यूशन है सोलार प्लस विंड का, वो 2047 तक, मतलब आज से 22 साल बाद 80% कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो इस सेक्टर का आप ये देख सकते हैं कितना फोकस में रहने वाला है और कितना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने वाला है सोलार प्लस विंड एनर्जी का इंडियन एनर्जी मार्केट में। तो अगर 9% के आसपास कंपाउंडेड CAGR जो है टोटल एनर्जी का यहाँ पर रह रहा है, तो इंडिविजुअल जो स्टॉक्स होंगे, या बोलिए कि जो अभी प्रेजेंट में 2025 में विंड एनर्जी का कितना है, सॉरी सोलर एनर्जी का 108 गीगावाट का है, 2030 तक कितना हो जाना है? 300 गीगावाट के आसपास। तो इसके लिए कितना CAGR चाहिए? ये तो टोटल एनर्जी का CAGR है, 9% के आसपास ग्रो होना पड़ेगा टोटल एनर्जी प्रोडक्शन। बट सोलार एनर्जी को कितने CAGR से ग्रो करना पड़ेगा? 2030 के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, जो कि 300 गीगावाट्स का है। इसको अचीव करने के लिए सोलार को लगभग 23% CAGR, समझ रहे हैं आप? 23% CAGR से सोलार इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल जो स्टॉक्स होंगे उनके ग्रोथ का आप रेट समझ सकते हैं कितना परसेंटेज होगा। अगर विंड एनर्जी की बात की जाए, जिसका अभी केवल 50 गीगावाट प्रोडक्शन है प्रेजेंट में 2025 में, इसको टोटल कितना टारगेट है? 2030 तक इनको 100 गीगावाट का प्रोडक्शन करना है, उस टाइम पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो इसके CAGR की अगर बात की जाए, इनका CAGR होने वाला है 15%। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे CAGR से ग्रो कर रहे होंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे होंगे। दोनों बहुत अच्छे मोर देन 12% CAGR बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि निफ्टी का एवरेज CAGR है अभी तक का हिस्ट्री में। तो उससे तो ज़्यादा ही है, और सोलार सेक्टर का तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में ये CAGR जो है और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए आपको दिखेगा। इसके बाद ये तो हुई ग्रोथ स्टोरी की कितना रिक्वायरमेंट है और कितना ग्रोथ कंपनीज जो है रजिस्टर करेंगी, या इंडिविजुअल जो इंडस्ट्री है वो ओवरऑल कितना ग्रोथ इसको अचीव करना पड़ेगा, ताकि जो एनर्जी डिमांड है लोगों की या इंडस्ट्रीज़ की उसको फुलफ़िल कर पाएँ। बट यहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप शिफ्ट करें जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि कोल हुआ, इनसे शिफ्ट करें आप रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेस में। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी पुश कर रही है किसको? दोनों को। मतलब जो कंजम्पशन साइड है उसको भी सब्सिडाइज कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं कि आप अडॉप्ट करिए ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को। और जो सप्लाई साइड है, सप्लाई कौन करेगा? इंडस्ट्रीज़। ये जो कंपनी सोलार और विंड पावर का जनरेशन कर रही हैं उनको, और जो कंज्यूम करने वाले हैं, मतलब
इंडिविजुअल्स, पब्लिक। तो इंडिविजुअल्स के लिए क्या 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 योजना चलाई है इन्होंने, क्या स्कीम्स है? पीएम सूर्य योजना, सूर्य घर योजना। इसके अंडर में क्या है, सब्सिडी देते हैं कि अगर आप अपने रूफ टॉप में सोलर प्लांट लगवाते हैं या सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो उसमें 60% की छूट दे देते हैं, जिससे कि ज़्यादा लिक्विडिटी बन जा रहा है। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था, मैंने भी एक्चुअली लगवाया अपने घर में, तो 2 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको केवल 60,000 रुपये ही देने हैं। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर जो आपका एनर्जी कंजम्पशन है मंथली, आप जो बिल पे करते होंगे अभी जो इलेक्ट्रिसिटी से, उसको लगभग 4 से 5 साल में ये कवर कर लेगा। जबकि ये जो 2 गीगावाट का आप सोलर पैनल लगवाने वाले हैं वो कम से कम 20 साल चलने वाला है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है कि आप शिफ्ट करिए, बहुत सारी सब्सिडी दे रही है। इसके बाद दूसरी सब्सिडी किधर दे रही है? पीएलआई स्कीम। किसको? जो कंपनीज विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है जो, वो चाहती है कि आप डोमेस्टिकली ही सोलर पैनल, सोलर सेल्स, सोलर प्लांट्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करें। जो विंड टर्बाइंस हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग आप डोमेस्टिकली ही करें। इसके लिए पीएलआई स्कीम इन्होंने लॉन्च की, जिसके अंडर में लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का आउटले 5 साल में इन्होंने फिक्स किया है। मतलब कि प्रोडक्शन, जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उनको भी आप सब्सिडाइज कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं लिक्विडिटी स्कीम्स निकाल के कि आप जो है इधर शिफ्ट करिए, अडॉप्ट करिए। और जो कंजम्पशन साइड है उसको भी सस्ते में बिजली प्रोवाइड करके और या इंस्टॉलेशन, सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन करके लिक्विडिटी बना रहे हैं। तो दोनों साइड से गवर्नमेंट का भी पुश है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब आते हैं कि सोलार सेक्टर का भी डिस्कस कर लिया कि सोलार सेक्टर कंपाउंडेड ग्रोथ क्या रहने वाला है 23% के आसपास, और विंड एनर्जी का भी क्या ग्रोथ रहने वाला है 50% CAGR के आसपास। तो अब इसके बाद देखते हैं कि सोलार सेक्टर की आखिर कंपनीज कौन सी हैं जो दिग्गज है मार्केट में, लीडिंग है अभी, जिनकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हैं तो बहुत सारी कंपनीज, बट मैं फोकस करूंगा केवल 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज पे, जो दिग्गज भी हैं और स्टेबल भी है। मार्केट कैप जिनका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इनके जो है स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। अडानी ग्रीन, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है क्योंकि अडानी ग्रुप ही थोड़ा सा पॉलिटिकली कनेक्टेड माना जाता है, या कोई फॉरेन से इनका कोई न्यूज़ आ जाता है, हिंडनबर्ग जैसे रिपोर्ट थी, इन सब चीज़ों की वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। बट इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसको डिस्कस करना। और लीडिंग है, देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे सबसे लीडर है ये। एडिशनल इनकी जो प्लांट कैपेसिटी है वो 36 गीगावाट की है। प्रेजेंट में अभी 14 गीगावाट कैपेसिटी है। उसके बाद टाटा पावर 16 गीगावाट की प्रेजेंट में कैपेसिटी है, और प्लान है इन फ्यूचर इनकी 10 गीगावाट की। उसके बाद वारी एनर्जी 15 गीगावाट की प्रेजेंट में है, और 5 गीगावाट के आसपास की प्लान है इनकी फ्यूचर में ऐड करने वाले हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी अच्छी कंपनी है, बट हम अभी फोकस करेंगे इन 3 कंपनीज़ के बारे में, अडानी ग्रीन, टाटा पावर और वारी एनर्जीज़। इनके फंडामेंटल्स चेक करेंगे कि इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं या इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले अडानी रिन्यूएबल की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाली है। इनके प्लांट फ्यूचर में जो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि प्लानिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो एडिशन करने वाले हैं ये लोग लगभग 36 गीगावाट की आने वाले टाइम में। तो इसलिए सबसे पहला स्टॉक ये अडानी ग्रीन का, इसका लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी भी है अदर कंपनी से अगर कंपेयर करें आप। और ये दोनों सोलार और विंड दोनों सेक्टर में काम कर रही है, मतलब सोलार पैनल्स भी लगाती है और विंड टर्बाइंस भी जनरेट करती है। तो ये दोनों का कंबाइंड स्टॉक है, मतलब सोलार प्लस विंड। मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ के आसपास। करंटली जो प्राइस चल रहा है 1,000 रुपीज़ का। और लो और हाई की बात की जाए तो इनका जो लो लगा था 758 का, और 52 वीक हाई जो है 2175 का है। स्टॉक का जो पीई है वो थोड़ा सा ज़्यादा साइड है। और सोलार सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनके पीई थोड़ा हाई मिलेंगे। रीजन ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अभी स्टार्टिंग है, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है इनका हाई मिलेगा आपको। और पी रेशियो वैल्यूएशन ही बताता है स्टॉक का, क्योंकि डिमांड में ज़्यादा रहते हैं सोलर स्टॉक्स, इसलिए इनका वैल्यूएशन जो है हाई साइड है। ROCE देखें थोड़ा सा वीक है यहाँ पे,
लेस देन 15 वीक ही ROCE माना जाता है। ROE ठीक है, 15 के आसपास ROE एवरेज है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो फंडामेंटल्स ये मतलब एवरेज है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, बट इनका जो फ्यूचर प्लान है जो कि 36 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करने का, वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इनका। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक टाटा पावर, सोलार सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी, और इनके जो चार्जिंग पॉइंट्स का डेवलपमेंट हो रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है तेज़ी से। सारी इलेक्ट्रिक EV चार्जिंग पॉइंट्स बना रहे हैं बहुत तेज़ी से। इनका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 1,25,000 करोड़ के आसपास, करंट प्राइस 400 रुपीज़ के आसपास है, और हाई और लो की बात की जाए तो 326 लो है और 500 के आसपास इनका हाई बना है। स्टॉक का PE बहुत अच्छा है, 30 के आसपास PE रेशियो बेस्ट माना जाता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि न ये तो अंडर वैल्यूड है न ओवर वैल्यूड है। अगर ROCE की बात की जाए तो इसका भी 11 के आसपास है, ROE भी 12 के आसपास है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा वीक पड़ गया कि लेस देन 15 है दोनों, ROE और ROCE। जबकि अडानी में अगर आप देखेंगे तो ROCE 8% के आसपास है, लेस देन 10 है, बट ROE यहाँ पे 15% के आसपास है। तो दोनों में तीनों चीज़ों में आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है वारी एनर्जीज़, जिसका IPO अभी रिसेंटली आया था। इसकी अगर मार्केट कैप की बात की जाए 86,000 करोड़ की है, करंट प्राइस 3,000 के आसपास चल रहा है। लो और हाई की बात की जाए तो 1,800 को लो था, और हाई जो है लगभग 3750 रुपीज़ का लगाया था। स्टॉक के PE की बात करें 46, ये है सबसे बेस्ट, मतलब मीडियम में है। टाटा पावर 30 के आसपास, अडानी 90 के आसपास PE है, बट ये एक एवरेज में है, दोनों के बीच वाला PE है। और इसकी ग्रोथ भी देखिए यहाँ पे पता चल रहा है, ROCE कितना ज़्यादा है और ROE कितना ज़्यादा है। तो सबसे बेस्ट अगर तीनों में से चूज करने के लिए बोला जाए, क्योंकि ROCE और ROE आपको बताता है कि इनका जो रिटर्न्स है या ग्रोथ पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। वैल्यूएशन यहाँ से पता चलता है PE रेशियो से। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है अडानी ग्रीन एनर्जी की तरह, और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है टाटा पावर की जगह, टाटा पावर की तरह। तो ये सबसे बेस्ट स्टॉक है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद दूसरा जो सेक्टर था विंड एनर्जी से रिलेटेड, उसमें हमने डिस्कस कर ही लिया कि अडानी ग्रीन दोनों में काम करती है, सोलार और विंड दोनों में। तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन सा स्टॉक है। और इसके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ क्या है तो पता ही है, CAGR जो है 15% रहने वाला है आने वाले टाइम में विंड एनर्जी ग्रोथ के लिए। जो 2030 के टारगेट्स हैं और 2047 के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। अगर तो सबसे पहला विंड एनर्जी का अगर दिग्गज स्टॉक या सबसे लार्ज कैपिटल वाला बात किया जाए तो सुजलॉन एनर्जी, लगभग 96,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। करंटली अगर प्राइस की बात की जाए तो 71.5 रुपीज़ का है। हाई और लो में देखें तो 45 का लो था इनका 52 वीक में, और हाई 86 रुपीज़ का था। स्टॉक का PE बहुत ही अच्छा है, एवरेज है, लगभग 46% के आसपास एवरेज PE रेशियो माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई डिमांडिंग सेक्टर है। जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, चाहे वो सोलार हो चाहे विंड हो, तो इनका थोड़ा सा PE रेशियो जो है हायर साइड रहता है। तो बट यहाँ पे एवरेज माना जाएगा ये। इसके बाद ROCE देखा जाए बहुत अच्छा, ROE बहुत अच्छा है, दोनों ये भी बेस्ट स्टॉक हो गया विंड एनर्जी के लिए। इसके बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं आइनॉक्स, की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं और भी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे हुए, ऑर्डर बुक हुए, इनको आप खुद सर्च कर लीजिएगा इन स्टॉक्स के लिए कि ऑर्डर बुक करंटली क्या चल रहा है। इसके बाद आइनॉक्स विंड की अगर बात की जाए तो 25,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। करंटली 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक हाई देखा जाए तो 250 और 124 लो था। स्टॉक का PE थोड़ा सा हायर साइड है अगर कंपेयर करेंगे सुजलॉन से। 57 का जो है इनका PE रेशियो है, थोड़ा सा हायर साइड है, बट स्टार्टिंग है भी तो ज़्यादा डिमांड में रहने की वजह से थोड़ा सा PE रेशियो हाई हो ही जाता है। ROCE की बात की जाए थोड़ा सा वीकर साइड, ROE वीकर साइड है। तो अगर विंड एनर्जी में चूज करना हो तो सुजलॉन की तरफ ही जाना बेस्ट रहेगा आइनॉक्स विंड के कंपैरिजन में। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो ओवरऑल हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया को कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रजिस्टर करना पड़ेगा अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद किस सेक्टर में, सोलार सेक्टर में और विंड सेक्टर में, सोलार सेक्टर में कितना CAGR चाहिए, उसके अकॉर्डिंग की एनर्जी नीड्स को हम फुलफिल कर पाएँ। सोलार सेक्टर का 23% CAGR और विंड एनर्जी का 15% CAGR होना चाहिए 2030 के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल स्टॉक्स
इंडिविजुअल सेक्टर, सोलार सेक्टर में कई स्टॉक्स डिस्कस किए जो अपने अपने सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स हैं, उनमें से कौन से स्टॉक्स का फंडामेंटल्स कितना अच्छा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन बना पाएँ, ले पाएँ डिसीजन की कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद फिर विंड एनर्जी से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं जो दिग्गज स्टॉक हैं उनको भी डिस्कस किया ताकि आप डिसीजन बना पाएँ। सुजलॉन की अगर करंटली बात की जाए तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी है, और थोड़ा सा ऐड कर दें इसमें कि 14 गीगावाट की करंट कैपेसिटी है इनकी, और आइनॉक्स विंड की जो कैपेसिटी है वो 2.5 गीगावाट की है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो दोनों सोलार और विंड में काम करती है, तो सोलार की इनकी कैपेसिटी की तो हम बात कर ही चुके हैं, बट विंड की कैपेसिटी इनकी है 2 गीगावाट की। तो अभी इनका भी स्टार्टिंग ही है। तो बस ये था इन्फॉर्मेशन, कुछ सही लगी हो तो कुछ ज़रूर कमेंट में बताएं, और कुछ इनसाइट्स इसके इन स्टॉक से रिलेटेड चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज करें।